बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, ये खींचा तानी, ये टग ऑफ वॉर, ये सियासी टग ऑफ वॉर इस नहज तक पहुंच चुकी है कि शेख रशीद साहब जैसा बंदा भी ये कह रहा है कि चाहे मुल्क की जितनी ताकतें हैं, चाहे इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे जो मर्जी है, खान साहब के अगेंस्ट हो जाए, इंतखाबात जल्दी ही होंगे उसके रिजल्ट में और उसके रिएक्शन में। मरियम औरंगजेब साहब ने जो फरमाया वो भी आपके सामने है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बाहर की साजिश की बात करते करते अब क्या अंदरूनी साजिश की भी बात होने लग गई है, क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि सियासी कुव्वतों के बारे में तो ये कहा जाता रहा तमाम सियासी जमातों के बारे में कि ये तो मिले हुए हैं, बाहर की साजिश के साथ है और किसी ना किसी तरीके से इंपोर्टेड गवर्नमेंट है और हमें नामंजूर है। ट्विटर के ऊपर ट्रेंड भी बहुत तेजी से चला, जिसको ट्विटर ने भी इस बात को जो है वो एक्सेप्ट किया कि तकरीबन 11 करोड़ के करीब इस ट्रेंड के ऊपर ट्वीट्स किए गए हैं। एंड इट डज नॉट मीन कि 11 करोड़ लोगों ने किए, इट मीन्स कि 11 करोड़ दफा ये ट्रेंड ट्वीट किया गया है। सो नाउ इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक तरफ ये सियासी जंग है, एक तरफ ये सियासी बयानबाजी है और बयानियां बनाने की कोशिश है, तो दूसरी तरफ एक सर्वे आया है, पल्स कंसल्टेंट का सर्वे है। और महंगाई, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिगेस्ट इशू पिछली हुकूमत का भी इस हुकूमत का भी रहा, मईशत सबसे बड़ा चैलेंज रहा, तो मईशत के बारे में पल्स कंसल्टेंट ने लास्ट टाइम भी इन्होंने सर्वे किया था अराउंड जनवरी के अंदर, और अब अप्रैल में सर्वे किया है। मुल्क की मईशत किस तरफ जा रही है, सही सिमत में जा रही है, ये समझते हैं अप्रैल के अंदर 33% लोग कि मुल्क की मईशत दुरुस्त सिमत में जा रही है, और जनवरी के अंदर ये 26% लोग समझते थे कि मुल्क की मईशत सही सिमत में जा रही है। यानी तकरीबन 7% लोगों का ये समझने के हवाले से कि मुल्क की मईशत सही सिमत में जा रही है इजाफा हुआ है। फिर अप्रैल के अंदर 56% लोग ये कह रहे हैं कि मुल्क की मईशत गलत सिमत में जा रही है, और जनवरी में यही जवाब कि मुल्क की मईशत गलत सिमत में जा रही है 70% लोगों का था। यानी तकरीबन 14% लोगों की जो थॉट थी कि मुल्क की मईशत गलत सिमत में जा रही है वो कम हुई है। 14% लोग इस हवाले से कम हुए हैं। सो ये एक सर्वे है। दूसरा, खींचातानी तो चलती रहनी है, इसी हवाले से हम बात करेंगे आज क्या हुआ, क्या होने जा रहा है सियासी अखाड़े के अंदर, स्पेशली कंसिडरिंग के शहबाज शरीफ साहब बमा, ये पूरी फहरिस्त मेरे सामने है, जा रहे हैं उम्रे पर, और इसके ऊपर सबसे बड़ा जो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है शहबाज शरीफ साहब को वो ये है कि इतनी लंबी लिस्ट की क्या ज़रूरत है। हालांकि मरियम औरंगजेब साहिबा ये फरमा चुकी हैं कि ये तमाम अपने ज़ाती खर्चे पर जा रहे हैं, कोई किसी किस्म का नेशनल एक्सचेकर से पैसा नहीं जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी ये सवाल हो रहा है। और वो PIA की फ़्लाइट को बुक करने वाला मामला, उसका भी एक ख़त गर्दिश कर रहा है सोशल मीडिया पर, वो भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। और क्या दबाव के अंदर फिर उसके बाद डिसाइड किया गया कि नहीं, हम लोगों ने ये चार्टर नहीं करना, हम किसी और तरीके से जाएंगे। व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द पॉलिटिकल रेल्म, इस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवा दूँ। शानदाना गुलजार साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं, क्योंकि रिज़ाइन कर चुकी हैं तो पता नहीं साबिक MNA कहूँ या अभी रेजिग्नेशन कबूल नहीं हुआ तो MNA ही बोलूँ। एनीवे, जुल्फ़िकार अली बदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, बहुत शुक्रिया बदर साहब आपने भी हमें ज्वाइन किया। नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपने भी ज्वाइन किया। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपने भी हमें ज्वाइन किया। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ही स्टार्ट करना चाहूंगी, क्योंकि आज एक और बड़ा दिल दहला देने वाला वाकया हुआ है, और वो कराची में हुआ है। कराची यूनिवर्सिटी के बाहर 4 लोग जान से चले गए। कुछ सर्टन हम लोग देख रहे हैं कि जैसे चीन के साथ मामलात आगे बढ़ने लगते हैं, चीन के साथ कुछ चीज़ें आगे बढ़ने लगती हैं, तो फौरी तौर पर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई अटैक हो जाता है। और हमें ये भी मालूम है कि इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको सपोर्ट किधर से और कौन से मुमालिक कर रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, क्या अब भी हम लैग कर रहे हैं अपनी अलर्टनेस में? क्या हम ये सियासी भंवर के अंदर फंस के तो नहीं रह गए कि जो बाकी जरूरी मामलात हैं मुल्क के वो पीछे रह गए और हमारी सियासत आगे हो गई? अनिका, बात यह है कि जब अनसर्टेनिटी मुल्क में पॉलिटिकली अनरेस्ट हो और एक नई हुकूमत आई हो, अभी उसकी रिट ऑफ गवर्नमेंट कायम ना हुई हो, उसके साथ दूसरी साइड पे हमारे काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल जो है एक जलसे भी चल रहे हैं, तो इसका सबसे ज़्यादा ऐसी कुव्वतें फ़ायदा उठाती हैं। और वी नो इट कि ये कौन है, एंड आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट कि इसमें इंडिया भी है, इसमें CIA भी है। जो ममालिक ये चाहते हैं कि हमारे चाइना के से ताल्लुकात ख़राब हो जाए, नंबर 1। नंबर 2, CPEC हमारा कामयाब ना हो। नंबर 3, बलोचिस्तान में अनरेस्ट हो और BRI चाइना का ना बने, हमारी इधर से
ये दूसरे साइड्स हैं, जितने भी सेंट्रल एशिया से हमारी कनेक्टिविटी ना हो सके, ये वो कुव्वतें हैं जो ये प्रॉब्लम कर रही हैं। और इसके लिए मुझे समझ नहीं आती कि हम, एक तो हमारा नेशनल एक्शन प्लान है, नंबर 2 नेक्टा है, जब तक हम तमाम इंटेलिजेंसीज की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं करते हैं, कोलेट नहीं करते हैं, डिसमिनेट नहीं करते हैं टू रेलिवेंट क्वार्टर्स, जो इन्फॉर्मेशन आती है उनको हम नई तरीके से चेक कर सकते हैं, तो ये इंसिडेंट होते रहेंगे। फिर हमारी एक और डायकॉटमी ये है कि आज इंसिडेंट हुआ, आप देखेंगे एक हफ्ते के बाद हम इसको भूल जाएंगे, बिल्कुल नोबडी विल टॉक अबाउट व्हाट हैपेंड। गोल्डफिश मेमोरी है हमारी, अनफॉर्चुनेटली। So this is what is the main problem, and the issue is कि आपके देखें हमारी जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है, दे वर्क डे नाइट, 90% नेट्स जो है ना वो बस्ट कर देते हैं, उनको पकड़े भी जाते हैं बिकॉज दे डोंट टेल द जनरल पब्लिक। लेकिन 5-10% क्योंकि स्लीपर सेल भी हैं, उसके लिए सहूलतकार भी हैं, उसके बाद इंडिया भी है, अफगानिस्तान में भी बैठे हुए हैं लोग, हमारे अफगान रिफ्यूजीज में बहुत ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं, पैसा भी वहाँ दिया जाता है, बेरोजगारी भी है, बलूचिस्तान में देख लें क्या हालात हो रहे हैं, ये सारा कंपाउंड इफेक्ट जो होता है वो यहाँ आता है। फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, दे हैव टू बी टोल्ड कि कैसे आपने करना है, कैसे ये इतनी लेडी जो है कैसे आई है, कहाँ, और फिर क्या एसओपी थी चाइनीज प्रोटेक्शन की, कि जब भी चाइनीज की ट्रैवलिंग होती है 50 गज 20-25 गज का एरिया शुड बी क्लियर ऑफ एवरीवन, कोई वहाँ चिड़िया भी पार नहीं मारनी चाहिए। सो दीज आर आवर फॉल्ट्स। लेकिन वो ब्रिगेड साहब, मसला ये है, कराची यूनिवर्सिटी की बात है, कराची यूनिवर्सिटी वैसे ही बड़ी हेविली जनरली उधर सिक्योरिटी होती है, गार्डेड होती है, तो मे बी नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग दैट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यही वो सॉफ्ट टारगेट्स होते हैं। लेकिन आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है कि जब भी पॉलिटिकल अनरेस्ट होता है तो फिर ऑटोमेटिकली इस तरह की कुव्वतें आगे बढ़ती हैं। शानदाना गुलजार साहिबा, अब इस्लामाबाद का हाल ये है कि बड़ी मुश्किल से अल्लाह अल्लाह करके यहाँ से कंटेनर हटे थे और सिक्योरिटी के लिए रास्ते बंद हुए थे, वो खुले थे। अब आज जब मैं दफ्तर आ रही थी, एक बार फिर सारे कंटेनर्स लगा दिए गए हैं और हर जगह जो है वो रास्ते बंद कर दिए गए हैं। ये पॉलिटिकल अनरेस्ट की तरफ क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ हमें लेकर तो नहीं जा रही है, जो इस्लामाबाद आ जाएंगे, धरना होगा और मामलात फिर एक बार जो है वो तब तक सही नहीं होंगे जब तक इलेक्शंस ना हो और मई के एंड तक ना हो? मतलब टाइमलाइन भी दे दी है शेख साहब ने, तो मई के एंड पे हो, अदरवाइज तो गड़बड़ हो जाएगी। शुक्रिया अनीका, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। अनीका देखिए, ये बात मैंने कल तलत साहब के शो पे भी की थी, तलत हुसैन साहब के शो पे, और उनका मेरा पहला टीवी शो हुआ था, दिस इज अक्टूबर 2018, और मैं पार्लिमानी सेक्रेटरी कॉमर्स थी और मेरे एक्स मिनिस्टर कॉमर्स के, जिनके मैं लीगल एडवाइजर थी, खुरम दस्तगीर साहब मेरे साथ शो में थे, और बात पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे हो रही थी कि ममालिक कामयाब कैसे होते हैं। अगर आप इकोनॉमिक कामयाबी चाहिए, आपको इंटरनल स्टेबिलिटी चाहिए डोमेस्टिक, आपको इंटरनेशनल बाय इन चाहिए, आपको क्या चाहिए, पाकिस्तान को आपका गोल क्या है, एंड देन यू वर्क अकॉर्डिंगली। उस जमाने में, ये अगर आपको याद है, 17 अगस्त को जब इमरान खान साहब ने कोशिश की थी, उनका जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो रहा था 2018 को, तो ये लोग चीख के जी सिलेक्टर्स 3.5 साल मुल्क में असेंबली में आपने देखा जो ड्रामा आपने, अच्छा ओथ भी सब ने लिया और बैठे भी उधर। अगर वो कहते हैं ना कि नॉन हलाल इलेक्शन हुआ है तो मत बैठे उस असेंबली में, जिस तरह हमने बॉयकॉट किया आप भी कर दें, हमने तो उसी दिन रेजिग्नेशन टेंडर कर दी। दिस इज नॉट अबाउट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इज दिस अबाउट ये बनाना रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है कि यहाँ पर कोई प्रिंसिपल्स, कोई कानून, कोई कायदा है। ये जो आज ईसीपी के खिलाफ आप कह रहे हैं ना कंटेनर्स लगे हैं, ईसीपी के खिलाफ मुल्क भर में अगर आपने देखा नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट्स हुए, वो क्यों हुए? कि जहां पे आपको सीएम पंजाब लगवाना है तो आप ऑर्डर्स प्रेसिडेंट को भी दे रहे हैं, गवर्नर को भी दे रहे हैं, और वो जो प्रोसेस है आपका ऑफ इलेक्टिंग द सीएम, आर्टिकल 63A वाजे करता है कि फ्लो क्रॉसिंग आपको लायबल कर देता है डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। सो क्या वो इलेक्शन वैलिड है? ये इस पे कोई जूरिस्प्रूडेंस नहीं है, अभी अदालतों में जाना है। अदालतों में जाने से पहले अदालत खुद कह रही कि जी पहले ओथ तो लेना फिर बाकी देखी जाएगी। मसला ये है कि आप लोगों के जो मुनहरिफ अराकीन थे उनके ऊपर आर्टिकल 63 लागू होता है, लेकिन वो तो आपके मुनहरिफ अराकीन के बगैर ही जीत गए ये इंतखाबात, उनको तो जरूरत ही नहीं पड़ी। आपके इत्तेहादी की बात नहीं करी मैं, पंजाब, आप पंजाब की बात कर रही हूँ। जी जी, मैंने गवर्नर और ओथ की बात इसलिए की पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में। हाँ, सो जो चीज हमें वियर्ड लगती है कि सुप्रीम कोर्ट डे टू डे, और अच्छी बात है, एफिशिएंसी में कोई बुराई नहीं है, डे टू डे उन्होंने सुन लिया खान साहब का केस, आर्टिकल 5 को देखा तक नहीं, ऑन द मेरिट टेक्निकलिटीज पे केस को उड़ा दिया, एंड येट
सीएम पंजाब के ओथ को इतनी सीरियसली लिया जा रहा है कि तमाम मुल्क उसके पीछे खड़ा है। आर्टिकल 63A जो हमारा मुनहरिफ अराकीन है, जो, और आर्टिकल 63 तो हमने बनाया ही नहीं था ना, इसमें हमने मदद की थी कोई, ठीक, वो जिस पार्टी ने की थी, अब वही उसको अब ईद के बाद डिले हो गया था केस, अब आज लग जाता है, अब कल लग जाता है। देखिए आपने, मैं ईसीपी को आज ओपन दावत देती हूँ, आपने पीटीआई का फॉरेन फंडिंग केस करना है, बिल्कुल करें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन साथ में पीपल पार्टी करें, नून लीग भी करें, जो झूठा है उसको सजा दे दे, बंद कर दे, आग कर दे, बात खत्म। ठीक है। अच्छा, बट ये नहीं हो वाली सकता जो डिमांड पाकिस्तान में चल रहा है, ये वाली डिमांड तो जुल्फिकार बदर साहब बिल्कुल भी गलत नहीं है, बिल्कुल भी कोई ऐसी डिमांड नहीं है जिसको बंदा बोले कि बड़ी नामाकूल सी डिमांड है। वो कह रहे हैं कि ठीक है हमें भी करें, वी आर रेडी फॉर इट, फॉरेन फंडिंग की बात हो या बाकी मामला हो, बट साथ साथ पीपल्स पार्टी एंड पीएमएलएन को भी अकाउंटेबल ठहराया जाए। अब आप गवर्नमेंट में, एक और ऑब्जर्वेशन मैं आपके सामने रखना चाह रही हूँ, आप गवर्नमेंट में हैं, आपका हिस्सा है एक सर्टेन कैबिनेट के अंदर, आप बहुत बड़ा पार्ट थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाज द वन जो कह रही थी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पर आए। आते ही इस हुकूमत के अंदर एक चीज मैंने नोट की है जुल्फिकार बदर साहब, और वो ये है कि वो लंबी लंबी कतारें जो चीची पॉपा वाली गाड़ियों वाली होती थी, जो वीआईपी कल्चर हम देखते थे, वो एक बार फिर वापस आ गया है। क्या हम फिर से जो अच्छी चीजें थी इनकी वो अडॉप्ट कर रहे हैं, जो बुरी चीजें थी वो साइड पे करके अपनी अच्छी चीजें ले आए? क्या हम कंप्लीट वापस चले गए, रिवर्स गियर लगा लिए, जो अच्छी चीजें थी वो भी हमने अडॉप्ट नहीं करनी? जुल्फिकार बदर साहब की आवाज़ नहीं आ रही। मैं नसरुल्लाह मलिक साहब आपकी तरफ आऊँगी, उसके बाद फिर बदर साहब की तरफ भी चलते हैं। मलिक साहब, ये ऑब्जर्वेशन जो मेरी है, सड़कों के ऊपर वापस वो लंबी लंबी कतारें आ गई हैं, गाड़ियों की, वीआईपी कल्चर हम लोगों को फिर से नजर आने लग गया है। बहुत काम करते हैं शहबाज शरीफ साहब, एडमिनिस्ट्रेटर बेहतरीन है, एज ए प्राइम मिनिस्टर भी मे बी ही विल बी वन ऑफ द मोस्ट अकॉम्प्लिश्ड प्राइम मिनिस्टर्स, हम लोगों को नहीं पता, वक्त बताएगा। लेकिन इस तरह के मामलात जो कि पीटीआई ने ख़त्म किए थे, कम से कम उनको तो फॉलो करना चाहिए। हमारे यहाँ पॉलिटिकल राइवलरी के चक्कर में किसी की अच्छी चीज़ को भी पीछे पसे पुष्ट क्यों डाल दिया जाता है? देखिए, गुजारिश ये है, एक बात समझने वाली है, मेरे ख्याल में मीडिया बात चीजों बहुत एग्जेजरेट करता है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान अगर इमरान खान साहब होंगे, उनको उनकी सिक्योरिटी चाहिए, और ये जो उनके सियासी बयानात होते हैं कि हालैंड का वज़ीर आज़म साइकिल पर जाता था, इनको जलसों की हद तक महदूद रखा करें। हुकूमत में आने के बाद सियासतदान की वो सारी रिक्वायरमेंट होती हैं जो सिक्योरिटी के लिहाज से एक लॉग बुक के अंदर मौजूद होती है। ये मुमकिन नहीं होता कि आप कहें जी प्राइम मिनिस्टर साहब गली मोहल्ले में पैदल चलना शुरू कर दें। असल में प्राइम मिनिस्टर का इशू नहीं है, प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी का इशू है, उनके स्टाफ का इशू है। प्राइम मिनिस्टर से तो किसी को मसला नहीं है मलिक साहब। मेरी गुजारिश सुन लें। मैं तो उनकी बात कर रही हूं जो ऑफिशियल स्टेटस पे नहीं है। प्राइम मिनिस्टर डिजर्व सिक्योरिटी, ही नीड्स सिक्योरिटी। शेख रशीद साहब, आप मुझे बताएं, वज़ीर दाखिला की गाड़ियों का काफिला देखा था आपने शेख रशीद साहब को चलता हुआ? बिल्कुल देखा था, और मैं आपको यही कह रही हूँ, ऑफिशियल कैपेसिटी की बात नहीं कर रही मैं। गुजारिश देखिए, मेरी गुजारिश ये है कि, और उसके अलावा आपको कौन सी गाड़ियां नजर आती हैं? देखिए, वज़रा की अगर प्रोटोकॉल की गाड़ी है, वज़रा की अगर वज़रा की सिक्योरिटी की गाड़ी है, इन चीजों से मुल्क नहीं डूबते हैं। यानी कि हमें इन चीजों से निकल आना चाहिए। अच्छा, मुल्क डूबते हैं पॉलिसियों से, मुल्क डूबते हैं सियासी बहरान पैदा करने से, मुल्क डूबते हैं जब आपकी कोई डायरेक्शन ना हो, मुल्क डूबते हैं जब आप सियासी तौर पे बड़े बड़े नारे करें, बड़े बड़े दावे करें और अमल दरामद आपका जीरो हो। इन चीजों से मुल्क नहीं डूबते कि अगर किसी ने खाने में एक डिश दी थी दूसरे ने 2 डिश दे दी। ये सियासी नंबर स्कोरिंग होती है, सारी याद रखिएगा। अच्छा। ये पीएमएलएन करे, पीटीआई करे, पीपल्स पार्टी करे। मुझे एक बात बताइए, आप किसी की अफ्तार डिनर करते हैं, अफ्तार डिनर पे आप 1.25 लाख रुपए के बिल से मुल्क डूब जाते हैं। आप सिर्फ मुझे एक बात बता दीजिएगा, या इमरान खान साहब जाते हुए अपने लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी लेके गए जो है प्राइम मिनिस्टर के प्रोटोकॉल के, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, उससे क्या मुल्क डूब जाएगा? मुल्क डूबते हैं जब आप मुल्क के अंदर क्योस पैदा करते हैं, मुल्क डूबते हैं जब आप इदारों का तसादम होता है, मुल्क तब डूबते हैं जब आइन का एहतराम खत्म हो जाता है, मुल्क तब डूबते हैं जब कानून का एहतराम खत्म हो जाता है, मुल्क तब डूबते हैं जब मुल्क के अंदर अनारकी की कैफियत पैदा होती है। वो आप कौन पैदा कर रहे हैं, इसका आप फैसला कर लीजिए। माजी में किसने किया वो भी आपके सामने। I'm sorry, I'm देखिए, मेरी गुजारिश मुझे बस ये बता दे कौन अनारकी क्रिएट कर रहा है, कहां से तसादुम क्रिएट कर रहा है? अरे ब्रिगेड साहब, हारिस साहब से पूछ रहे हैं कौन एनआरकी क्रिएट कर रहा है। नहीं, आप बता दें, फिर मैं उनकी तरफ भी चली जाती हूँ। 15-20 दिन का पाकिस्तान आपके सामने है। आपका गवर्नर लेटा हुआ है, कभी आराम कर रहा है, कभी बुखार चढ़ गया है, कभी उसको वॉशरूम में जाना पड़ गया है। आप मुल्क के अंदर एक मजाक बनाए जा रहे इदारों के। आप पार्लियामेंट के अंदर मौजूद थे, आपके ऊपर नंबर्स गेम आपके पूरे नहीं हुए। आपको अपोजिशन में बैठ के मुल्क के अंदर अपोजिशन करनी चाहिए थी। आपने कभी अदालतों को खरीदना शुरू कर देते हैं, कभी कहते हैं अदालतें क्यों लगी, कभी कहते हैं अदालतों ने क्यों फैसला किया। भाई, आपके पास 172 नंबर पूरे नहीं हुए थे, जो आप रातों आखिरी दिन तक रात तक मिन्नतें करते रहे, पूरे करने की कोशिश करते रहे, पूरे नहीं हुए। आपने कोई नई नई थ्योरियां घड़ी कर दी,
इस मुल्क के अंदर जब तक सियासत के अंदर आप बर्दाश्त की तरफ नहीं जाएंगे, भाई आप बर्दाश्त तो इक़्तिदार के मलिक अंदर साहब, थे, आपके पास बर्दाश्त नंबर तो पूरे भूल थे। ही जाएं, मुझे जरा ब्रेक की तरफ जाना है। बर्दाश्त तो आप भूल ही जाएं, इधर से और उधर से ऐसे ऐसे किस्म के जुमले आ रहे हैं कि लग रहा है कि जैसे ना इदारों का कोई एहतराम है, ना सियासत का कोई एहतराम है, ना आवाम का कोई एहतराम है। मैं ब्रेक के बाद बदर साहब आपकी तरफ भी आऊंगी और हारिस नवाज साहब आपसे भी पूछूंगी कि आप क्या समझते हैं कौन अनारकी पैदा कर रहा है। मलिक साहब ने तो बड़ा क्लियर बोल दिया है, पीटीआई की तरफ इशारा है उनका। ब्रेक के बाद आपका जवाब भी लेंगे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि पॉलिटिकल टर्मोइल जो है ये बड़ी गड़बड़ होती है, और मलिक साहब ने बड़ा क्लियरली कह दिया कि छोटी छोटी बातें नहीं मैटर करती। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इक़्तिदार में आने के बाद भैंसें बेची थी, उसके बाद फिर गाड़ियों के बारे में बात की थी, वो गाड़ियाँ बाद में इस्तेमाल भी हुई थी। इन चीज़ों से मामलात नहीं इधर उधर होते बकौल नसरुल्लाह मलिक साहब के। लेकिन जुल्फ़िकार बदर साहब, प्रॉब्लम ये है कि आजकल परसेप्शन की सियासत है, और परसेप्शन की सियासत के अंदर किसी भी तरीके से या आप लोगों की आपस में रिफ्ट्स हों, या बहुत सारे लोग उमरा करने जाए, या बहुत ज़्यादा वीआईपी कल्चर नज़र आए, तो अवाम सवाल उठाने लगते हैं। क्योंकि ये बात तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN जितने भी हुकूमत के अंदर अभी जमाते हैं वो सारी मानती हैं कि एक सर्टन पोलराइजेशन सोसाइटी में ज़रूर हो गई है, और यही पोलराइजेशन पॉलिटिकल टर्मोइल की वजह भी बनती है। तो इसको कम करने के लिए आप लोगों को भी तो अपने अंदाज ज़रा तब्दील करने पड़ेंगे ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ठीक कह रही हैं, सोसाइटी में पोलराइजेशन बढ़ गई है। इस पोलराइजेशन को कम करने के लिए रोल प्ले करना पड़ता है, खास तौर पे पॉलिटिकल लीडर्स का, ओपिनियन लीडर्स का, मीडिया लीडर्स का, और बहुत सारे ऐसे लोग हु मैटर इन सोसाइटी इन डिसीजन मेकिंग। इन सब का अपना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये जो क्वेश्चन था ना आपका पहले कि यहाँ पे बहुत लंबे लंबे गाड़ियों की कतारें हो गई हैं और पुलिस और बाकी प्रोटोकॉल बढ़ गया। देखिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ सिक्योरिटी एंड अ प्रोटोकॉल। बहुत सारी ऐसी स्टेचर के बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट डिग्निटीज हैं जिनका जो प्रोटोकॉल है वो उनकी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट है, और जो प्रोटोकॉल है जिन लोगों के पास सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट की का डेजिग्नेशन नहीं है और वो एक्स्ट्रा जो गाड़ियां या प्रोटोकॉल लेके फिरते हैं, उन लोगों में और सिक्योरिटी वालों में फर्क करना चाहिए। एंड दैट वी हैव टू एजुकेट टू द जनरल मैसेज एज वेल, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड आवरसेल्फ एज वेल। इस मुल्क के अंदर जो जिस तरफ पाकिस्तान की डायरेक्शन है, दैट इज नॉट गुड। देखिए यहाँ पे व्हाट इज नॉट गुड अबाउट इट? क्या चीज अच्छी नहीं है उस बारे में बदर साहब? ये तो बड़ी जेनेरिक और स्वीपिंग सी स्टेटमेंट हो गई कि सिम्ट सही नहीं है। वही मैं बता रहा हूँ। देखिए, पिछली गवर्नमेंट के अंदर आप देखें, इमरान खान साहब से मईशत कंट्रोल नहीं हो सकी, और अब आके वो मईशत के ऊपर बात कर रहे हैं। अभी जो नई चीज, नया नैरेटिव वो बिल्ड कर रहे हैं, दैट इज वेरी डेंजरस। वो नैरेटिव किस तरफ लेके जा रहा है कि जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस को हिट करने जा रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस की आपस में लड़ाई कराने जा रहे हैं। देखिए, अगर मुल्क को तबाही के दहाने पे पहुंचाना है तो आप इंस्टीट्यूशंस को टारगेट करते हैं। यहाँ पे वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि एक घर के अंदर घर वालों में, बहन भाइयों में, माँ बाप का बच्चों में, दोस्तों का आपस में, कोलीग्स का आपस में एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता जा रहा है। अच्छा, लेकिन बदर साहब ये मसला ये है कि ये इदारों को टारगेट करने वाली बात कोई नई नहीं है। मुझे तो ईंट से ईंट बजाने वाली स्टेटमेंट्स भी याद हैं, मुझे तो सारी वो स्टेटमेंट्स याद हैं जहां बाकायदा नाम ले लेके तनकीद की गई है। तो ये लोग भी वही कर रहे हैं जो आप लोग करते थे। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा डिक्टेटर्स के खिलाफ जो है आवाज उठाई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किसी इंडिविजुअल के खिलाफ आवाज उठाई होगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ नहीं उठाई। मेरे अपने वालिद ने 4 डिक्टेटर्स के सामने उन्होंने जेलें बर्दाश्त की हैं, अयूब खान, याहिया खान, ज़ियाउल हक और मुशर्रफ दौर में, लेकिन वो एक इंडिविजुअल के खिलाफ बात करते थे, उसकी पॉलिसीज के खिलाफ बात करते थे, जातियात पे बात नहीं करते थे। आज प्रॉब्लम यहाँ पे है कि पूरे इंस्टीट्यूशन को आप हिट कर रहे हैं। एक और चीज जो समझने की है कि यहाँ पे आपने आइंदा
इलेक्शन करवा भी लें और आइंदा जो जीत के आ जाए, क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि आप पास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे। ठीक है। अगर कोई ऐसा शख्स जो पास्ट परफॉर्मेंस के अंदर मुल्क की तबाही फेर चुका है, मईशत तबाह कर दी, सियासत तबाह कर दी, इखलाकियात तबाह कर दी, फॉरेन पॉलिसी के अंदर पाकिस्तान को अकेले कर दिया, और आप समझे कि उसका दोबारा चलिए हुकूमत फिर में ये आना आपकी जरूरी हुकूमत है। का बहुत बड़ा टेस्ट है फिर- पता साहब, फिर आपकी हुकूमत का बहुत बड़ा टेस्ट है। मैं लेकिन आपको बता रहा हूँ क्विकली कि इस हुकूमत के ऊपर भी चैलेंज है कि वो आके यहाँ पे परफॉर्म करें। अगर परफॉर्म नहीं करेंगे और पिछली हुकूमत की तरह गलतियां करेंगे बदर साहब, तो फिर इस मुल्क ये बात पॉलिटिकल दुरुस्त टर्माइल है, लेकिन इस हुकूमत को ना कहे ना, ये कहे हमारी हुकूमत। जी आप हमारी कह लें, वी चलिए, आर आप पार्ट ओन ऑफ द करते हैं कोलिशन ना? गवर्नमेंट। इसमें कोई डिसओन करने वाली बात नहीं बस है, ठीक है, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अभी बड़ी इंटरेस्टिंग बातें कुछ देर पहले कही हैं, और ब्रिगेड साहब फरमाया है कि एक और नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होगा। क्या इस मुल्क को वाकई में अब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की जरूरत है? बिकॉज हर जो सियासी जमात ऑपोजिशन में होती है वो एक अलग ही सिमत में जा रही होती है। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, किसी जमाने में कोई और जमातें थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, बाकी जमातें। लेकिन क्या अब वक्त आ गया है कि फॉर द सेक ऑफ सैनिटी, फॉर द सेक ऑफ रेस्ट ऑफ पाकिस्तान, द पब्लिक ऑफ पाकिस्तान, अब एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी सारी जमातें कर ही ले, सिर्फ नून लीग पीपल्स पार्टी नहीं, जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अभी कह रहे थे, पीटीआई को भी मिला लें उसके बीच में। अनिका, जमहूरियत में तो बड़ी क्लियर है कैसे जमहूरियत चलनी चाहिए, इस पे तो कोई डाउट ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो अभी जो हुकूमत आई है, मुझे इनसे भाई एक शुरू से सवाल ये करता हूँ कि आपके पास क्या सोल्यूशन था? आपने क्या सोचा था कि आके पाकिस्तान में पाकिस्तान के अवाम को कौन सी दूध की नहरें दे देंगे, या आसमान से तारे तोड़ के लेंगे, या बहुत बड़ी डॉलर 100 रुपए पे लेंगे, या पेट्रोल की प्राइस बहुत सस्ती कर देंगे? आपने व्हाट हैव यू गेन्ड इन स्टेबिलिटी लाने के बाद? क्या आप इसको कंट्रोल कर लेंगे, या आप 6 महीने और नई हुकूमत पुरानी हुकूमत को चलने देते? अगर उनका ग्राफ डाउन जा रहा था तो और ज्यादा वो डिलीवर ना करते तो आपको ज्यादा फायदा होता। इस वक्त तो आप अपना ग्राफ खुद डाउन कर रहे हैं। नहीं तो ब्रिगेडी साहब, अगर इन्होंने हैंडल कर ही लिया, फिर हम क्या, फिर आप क्या बात करेंगे? मतलब अगर हैंडल करते नजर आए ना, बात तो ये है ना कि अभी तो 15 दिन हुए ब्रिगेड साहब, वक्त तो नहीं उन्हें। देखें 15-20 पार्टियां, हर एक के 2 हैं तो वो भी मिनिस्टर हैं, क्या ये शहबाज शरीफ को कंट्रोल कर लेंगे? नंबर 1। उसके बाद आपके सामने जो अब आई में वर्ल्ड बैंक में कंडीशन नहीं है वो भी पता है। फिर उसके बाद वहाँ पर $2 बिलियन विदाउट एनी डिस्कशन आपको रिलीज कर वो मिल रहे हैं। व्हाई दे आर यूज गेटिंग? इसका मतलब है कि जो पीटीआई का एक बयानिया है उसको और ज्यादा से वो स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि जी वो वाकई वहाँ पर सपोर्ट की जा रही है। देखना ये है कि आप पेट्रोल की प्राइसेस कैसे कंट्रोल करेंगे, वी मस्ट लेके इसको कैसा करें। और सेकंड, जो हमारी जुडिशरी है उनको दे मस्ट कंसिडर। अभी पंजाब में आपके सामने क्या हो रहा है? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को कौन ऑर्डर दे सकता है? गवर्नर को कौन देगी? कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट है कि जी गवर्नर प्रेसिडेंट का रवैया ऐसा है, हमने बड़ा टाइम दिया, यू कांट पास दिस गैजेट। चलिए, मैं शांदाना गुलजार साहब और नसरुल्लाह मलिक साहब की तरफ भी जाऊंगी, लेकिन अभी मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, उसके बाद फिर मजीद गुफ्तगू करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी बड़ी इंटरेस्टिंग बातें कर रहे थे ब्रेक के बीच में, जब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, उस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें, बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और उन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट में से एक ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो कल फॉरेन मिनिस्टर के तौर पर, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के तौर पर ओथ उठाएंगे। पहली दफ़ा होगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब विल बी फेडरल मिनिस्टर, और ये वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जिस तरीके से फॉरेन मिनिस्टर थे, शायद उस राह के ऊपर चलने की कोशिश है। अच्छा मलिक साहब, एक बात तो बड़ी वाज़े हो गई है कि पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अफहाम तफहीम की सियासत के ऊपर की तरफ जा रहे हैं, पीसफुल सियासत की तरफ जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा किसी तरीके से तोड़ फोड़, जलाओ घिराओ टाइप चीज़ पर वो बिलीव नहीं करते हैं। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे थे कि ये चूचू का मुरब्बा है। फवाद चौधरी साहब कह रहे थे भानमती का कुंबा है, किसी भी तरफ किसी भी चौक के ऊपर फट जाएगा। क्या आपको ऐसा होते हुए नजर आ रहा है, कंसिडरिंग कि मरियम औरंगजेब साहिबा कह रही है कि इंतखाबात टाइम पर होंगे,
उस टाइम में भी बड़ा तवील अरसा है, बहुत महीने पड़े हैं, तकरीबन 1.5 साल पड़ा है। इस 1.5 साल तक चल जाएगी ये गवर्नमेंट? देखिए बात बड़ी सिंपल सी है, अदम एतमाद कामयाब हुई है। अब जो इत्तेहादी हुकूमत है उसे अब चूचू का मुरब्बा कह लें, यकीनी बात है जो हुकूमत में बैठे होंगे उनको आप चूचू का मुरब्बा कहेंगे। ये चूचू का मुरब्बा पहले भी था, फवाद चौधरी साहब भी चूचू के मुरब्बे से सियासतदान बने हैं। फवाद चौधरी साहब की पार्टियां, फवाद चौधरी साहब के अब भी राब्ते बढ़े हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, यानी अगर आप किसी वक्त पूछना चाहें मैं राब्ते उनका रवैया तब्दील। सर मेरी गुजारिश ये है कि हम देखिए इत्तेहादी जमातों की हुकूमत बनती है, माजी में भी थी, अब भी इत्तेहादी जमातों की हुकूमत है, वो जाने उनका काम जाने। भाई इलेक्शन जो मुद्दत मुकर्रर है असेंबली की उसको आप पूरा करने दें। ये इलेक्शन का मुतालबा आपको तब याद आया जब आप अदम एतमाद की तहरीक आपके खिलाफ कामयाब हो गई। आपसे कहा जा रहा था आप कबल अज़ वक्त इंतखाबात करवा लें, आप नाम सुनने को तैयार नहीं थे। जो ही आपके वोट कम हुए अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई, आपने कहा फौरी इलेक्शन कराओ। यानी ये सियासत को इस इंतहा पसंदी पे मत ले जाएं। अभी मैं ब्रिगेडियर साहब से बात हो रही थी कि जी वो पैसे अमेरिका से मिल गए इसलिए उस तकवीत मिल गई उस बयानिया को। ये बयानिया एमकेएम की रात 3 बजे मिन्नतें करने वक्त कहां पे था? जब आप रात 3 बजे तक एमकेएम की मिन्नतें कर रहे थे, जब आप चौधरी शुजात हुसैन के बेटे की मिन्नतें कर रहे थे कि खुदा के लिए आप हमारा साथ दें, उस वक्त ये बयानिया कहां था? उस वक्त जो बाइडेन की मुदाखलत कहां पे थी? खुदा के लिए मुल्क को एक सियासत अमल में रहने दें, सियासत करें। ये जो इल्जाम तराशी है गद्दारी की, फलां का एजेंट और पॉलिटिकल टर्माइड ना करें। दूसरी मेरी गुजारिश है, 3.5 साल पौने 4 साल आपने सी पैक के ऊपर जो काम किया, जिस तरीके से स्लो डाउन किया, किसने आपको रोका हुआ था काम तेज करने से? किसने आपको मलेशिया जाने से रोका था? मलेशिया नहीं जा सके। किसने आपको टेलीफोन करके सऊदी अरब से इमदाद लेके दी थी? इसी अमेरिका बहादुर ने। और इसी अमेरिका बहादुर के लिए आप लॉबिंग करके वहां से टेलीफोन कॉल के लिए तरसते रहे, आप आर्टिकल लिखवाते रहे। अगर आप मुझसे चाहें तो वो भी सबूत ले लें कि आप मीडिया को हाउसेस को कहते रहे कि खुदा के लिए ये कंपेन करें कि हमें जो बाइडेन साहब कॉल कर लें। इन बयानियों से निकल आए, मेरे ख्याल में सियासत करें। अभी एक और सवाल है, शानदाना गुलजार साहिबा, करा लेते हैं इंतखाबात, चले हो गए मई के आखिर में, जून में, जुलाई में, अगस्त तक चले, इंतखाबात हो गए, तो उसके बाद क्या? व्हाट नेक्स्ट? फिर क्या कर लेंगे आप लोग? और सेकेंडली उस टाइम तक अच्छा मानेंगे तो बड़ी वो फिर इंटरेस्टिंग बात हो जाती है नसरुल्लाह मलिक साहब, स्पेशली वो इस तरह की बात हो जाती है कि पता नहीं कौन सा इंतखाब है जो पाकिस्तान के अंदर आज तक माना गया है, सारी जमातों ने माना हो। लेकिन क्या कर लेंगे शानदाना गुलजार साहिबा? अभी तो आप लोगों के पास टाइम है ना, अभी तो आप लोगों के पास तैयारी का, क्या ये समझा जा रहा है कि जो अमेरिका वाला बयानिया है वो स्लो डाउन हो जाएगा, उसका जो एक रिदम पकड़ा है, अवाम आ रही है, वो कम हो जाएगी, या उस बयानिए का मामला दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा? क्यों इतनी जल्दी क्या है? करने दें इस गवर्नमेंट को, अगर आप समझते हैं नहीं हैंडल कर सकेंगे, इनको भी अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारने दें। अनिका, आपने मुझसे 8 सवाल पूछे तो मैं 8 के 8 का जवाब, बिल्कुल 8 के 8 का जवाब दें प्लीज, क्योंकि सारे 8 के 8 रिलेटेड है। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट स्लोली देन। ये जो नई हुकूमत आई है, मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, ये चूचू और भान और व्हाटएवर, सो मैं जो समझ सकती हूँ मैं उसी का जवाब दूंगी। देखिए, हुकूमत 15 पार्टी की बनी हो, 100 पार्टियों से बनी हो, मुझे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस चीज से मुझे फर्क पड़ता है, व्हिच इज इंटरेस्टिंग, कि लेफ्ट विंग पीपल्स पार्टी और JUIF जो खवातीन की लीडरशिप को नहीं मानती, व्हाट डू दे हैव इन कॉमन? तो वो चीजें फिर इंसान को थोड़ा सा मुनाफिकत की तरफ ले जाती हैं, बिकॉज देन आप पाकिस्तान को ठीक नहीं करना चाह रहे, आप अपना कुंभा ठीक करने चाह रहे हो, आप चाह रहे हो। और ये जितनी भी पॉलिटिकल सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक पार्टीज हैं और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बड़ी बड़ी अंग्रेजी बोलते हैं, माजरत के साथ इनमें से कोई एक पार्टी मुझे दिखा दें जिसका लीडर किसी का बेटा ना हो या किसी से इनहेरिट ना किया। 6 की चीज आपकी बड़ी पार्टीज हैं, whether it is People's Party, whether it is Noon League, whether it is JUI, whether it is ANP, whether it is PMLQ, ये सब के सब इनहेरिटर्स हैं, वो हमारे allies थे। वो क्लियर है, लेकिन आप मानेंगे इंतखाबात को? आप क्या करेंगे अगर इंतखाबात हो भी जाते हैं? खवातीन को पीटीआई भी वोट नहीं डालने देती केपीके के अंदर। वेरी क्विकली प्लीज। मैं आज केपीके से सर होके आई हूँ, तो माजरत के साथ आप शायद केपीके बहुत अरसे से गए नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और let me be very honest, मेरे brother-in-law People's Party से है, he is a minister right now from रहीम यार खान, and I can assure you कि रहीम यार खान में औरतें नहीं निकलती वोट निकलने के लिए, पेशावर में निकलती हैं, क्योंकि मेरे भाई ने भी एक बदकिस्मत से इलेक्शन लड़ा था People's Party से, और वो हमने उसकी बड़ी बात रही नहीं। लेट मी जस्ट कंप्लीट कि हमने जो करना होगा, आप इलेक्शन करा के तो देखो। और ये कंस्पिरेसी की जो आप बात करी है ना, ये कंस्पिरेसी नहीं है, मैं निका इससे गुजरी हूँ, मुझसे पूछेंगे, मैं नाम बताऊंगी। मुझे आजकल थ्रेट्स आ रही, वार्निंग्स आ रही कि ज्यादा मत बोलो टीवी पे। मैं तो आपको एक बंदे का नाम बता सकती हूँ कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है। पाकिस्तान से या बाहर से आ रही है?
इंस्टाग्राम पे एक बंदा है, उसका नाम है एडोल्फ हिटलर, अच्छा। कि ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आप आराम से बैठे। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच सर, आई डोंट नीड योर एडवाइस। मैं जिससे चले। गुजरी हूँ, जिस एम्बेसी से मिली हूँ, जिस एमएनए से मिली हूँ, जिस गवर्नमेंट से, जितने पैसे चले हैं, हाँ। आपकी सोच है। चले, तो इसकी प्लीज डिटेल जिसको से पता अंदाना। हो, रमजान के महीने में झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये तो आखिर में जाते जाते वाले सवाल नहीं है, ये तो मैं आपसे आने वाले किसी शो में, केस आने कर वाले दें। हफ्ते में, दूसरे वाले हफ्ते नहीं में। नहीं, इंशाल्लाह। जो पैसे चले हैं, जो पैसे चले हैं, उसकी एप्लीकेशन दें एक एफआईए में। चलें, ये वाली जो ये डिटेल्स है ना That's your problem, शादाना sir, not गुलजार mine. साहिबा, ये You're मैं the आपसे one who believes in पूछूंगी knowing इन अनदर शो नेक्स्ट वीक, उससे नेक्स्ट वीक। बट थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी, शादाना गुलजार साहिबा, जुल्फकार बदर साहब, नसरुल्लाह मलिक साहब, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, थैंक यू सो मच। इसी के साथ अनीका निसार को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।